ट्यूबरक्लोसिस को आम बोलचाल की भाषा में टीबी कहते हैं। ये शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि फेफड़ों में होने वाली टीबी सबसे आम प्रकार की होती है। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशली और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की पूरी जानकारी देंगे कि ये क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इसका निदान क्या है, इसकी डाइट क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल नोटिफिकेशन, लाइक बटन दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, फेफड़ों में होने वाला टीबी सबसे आम प्रकार का होता है। कोरोना की तरह फेफड़ों में होने वाला टीबी भी खांसी और छींक के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का खतरा उन लोगों में सबसे अधिक होता है जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है, जैसे एड्स या डायबिटीज़ आदि होती है। साथ ही जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उन्हें भी इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। दोस्तों, टीबी संक्रमण के कारण फैलने वाला रोग है जो आमतौर पर मरीज़ के फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसे ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग, तपेदिक भी कहते हैं। टीबी दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है जिससे हर साल सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। आंकड़ों के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में टीबी के कारण 1,80,00,000 लोगों की मौत हुई। वहीं हर साल भारत में टीबी से लगभग 28 लाख लोग पीड़ित होते हैं, जिनमें से लगभग 4.2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया भर के देशों को 2030 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य लिया है। दोस्तों, टीबी रोग फैलने और लोगों की मौत का एक बड़ा कारण लोगों में जानकारी का अभाव है। साथ ही प्रदूषण इस रोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण और सिम्टम्स क्या हैं। दोस्तों, ट्यूबरक्लोसिस होने पर आप खुद में अनेक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। इसके लक्षण इस प्रकार हैं: 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी आना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, शाम के दौरान बुखार का बढ़ जाना, सीने में तेज़ दर्द होना, अचानक से वजन घटना, भूख में कमी, बलगम के साथ खून आना, फेफड़ों में संक्रमण होना, लगातार खांसी आना, अस्पष्टीकरण, थकान होना, बुखार आना। आमतौर पर टीबी फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन ये दूसरे अंगों जैसे गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। इस स्थिति में लक्षण के संक्रमित अंग पर निर्भर करते हैं। कुछ मामलों में टीबी फेफड़ों के बाहर भी विकसित हो सकती है, इसमें छोटी ग्रंथियां, हड्डियां, जोड़, पाचन तंत्र, मूत्राशय, प्रजनन प्रणाली, मस्तिष्क, नसिक तंत्रिका तंत्र शामिल हैं। इनमें लक्षण निम्न शामिल हो सकते हैं: लकवा लगना, पेट में दर्द होना, ग्रंथियां स्थिर होना, ग्रंथियों में स्थिर सूजन होना, डायरिया की शिकायत होना, पीठ में अकड़न होना, प्रभावित हड्डी में दर्द और उसकी कार्य क्षमता में कमी आना, भ्रम होना, सिर में स्थिर दर्द होना, कोमा की स्थिति होना, दौरा पड़ना। टीबी का ये प्रकार आमतौर पर उन लोगों को होता है जिसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। अगर आप खुद में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लक्षण को अनुभव करते हैं तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब हम आपको बताएंगे टीबी के यानी ट्यूबरक्लोसिस के प्रकार क्या हैं, टाइप्स क्या हैं। ट्यूबरक्लोसिस के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस और सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस शामिल है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इस स्थिति में बैक्टीरिया आपके शरीर में होता है, लेकिन आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने देती है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण आपको अनुभव नहीं होते हैं और ये बीमारी के कारण नहीं फैलती। हालांकि अगर आपको लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है तो वो सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस बन सकता है। सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस इस स्थिति में बैक्टीरिया आपके शरीर में विकसित हो रहा होता है और आपको इसके लक्षण भी अनुभव होते हैं। अगर आपको सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस है तो ये बीमारी के कारण दूसरे में भी फैल सकता है। ट्यूबरक्लोसिस अन्य 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी शामिल है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये फेफड़ों को प्रभावित करता है और ट्यूबरक्लोसिस का प्राथमिक रूप है। अधिकतर मामलों में ये बच्चों या बूढ़ों में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है, जैसे कि हड्डियां, किडनी, लिम्फ नोड आदि। ट्यूबरक्लोसिस का ये प्रकार प्राथमिक रूप से प्रतिरक्षा के अक्षम मरीजों में होता है। अब हम आपको बताएंगे कि टीबी के कारण क्या है। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण अनेक स्थिति हो सकती है। टीबी से पीड़ित मरीज जब छींकता, खांसता और थूकता है तो उसके द्वारा छोड़ी गई सांस या वायु में टीबी के बैक्टीरिया फैल जाते हैं। ये बैक्टीरिया कई घंटों तक वायु में जीवित रहते हैं और स्वस्थ व्यक्ति भी आसानी से इसका शिकार बन सकता है।
ट्यूबरक्लोसिस रोग का कारण अनेक स्थितियाँ हो सकती हैं। जब टीबी का बैक्टीरिया सांस के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है तो वह कई गुना बढ़ जाता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि शरीर की रोग प्रतिरक्षा क्षमता इसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जैसे जैसे ये क्षमता कमज़ोर होती है टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्यूबरक्लोसिस के कारण पर ध्यान देकर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो इसका खतरा कम हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे टीबी के कितने चरण होते हैं, इसके स्टेज कितने होते हैं। टीबी 3 चरण के होते हैं: एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिसीज़। इस बीमारी का स्किन टेस्ट या तब ब्लड टेस्ट की मदद से इस बीमारी का निदान किया जाता है। इसे ठीक करने और अन्य लोगों से इसके प्रसार को रोकने के लिए अनुशासित उपचार बिल्कुल आवश्यक और ज़रूरी है। अब हम आपको बताएंगे टीबी का निदान क्या है। शरीर में टीबी का निदान करने के लिए 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टीबी स्किन टेस्ट और टीबी ब्लड टेस्ट शामिल है। एक सकारात्मक टीबी स्किन टेस्ट या टीबी ब्लड टेस्ट केवल ये बताता है कि एक व्यक्ति टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है। ये जांच ये नहीं बताती कि व्यक्ति को लेटेंट टीबी संक्रमण यानी LTB आई है या वो टीबी रोग में बदल गया है। इन 2 टीबी टेस्ट के अलावा डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस निदान करने के लिए अन्य जांचों का भी आपको सुझाव दे सकते हैं, जैसे CBNAT टेस्ट, छाती का एक्सरे और एक्सप्यूटिम टेस्ट आदि। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी से कैसे बचें। अनेक कारणों से टीबी के संक्रमण होता है। हालांकि कुछ सक्रिय उपाय की मदद से टीबी के खतरे को कम किया जा सकता है। टीबी से बचने के लिए आप इन बिंदुओं का पालन कर सकते हैं। 2 हफ्ते से अधिक समय तक खांसी रहने पर आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के पास ना जाएं और अगर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। टीबी से पीड़ित मरीज़ के बिस्तर और रुमाल या तौलिया आदि का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके आसपास कोई खांस रहा है तो अपने मुंह को रुमाल से ढक लें, वहाँ से दूर हट जाएं। अगर आप टीबी से पीड़ित मरीज से मिलने जा रहे हैं तो वापस आकर हाथ और मुंह को अच्छी तरह से धोएं और कुल्ला करें। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। इससे आपकी इम्यूनिटी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। टीबी के मरीज़ को मास्क पहनकर रखना चाहिए ताकि दूसरों को ये रोग ना फैले। साथ ही मरीज़ को जगह जगह थूकने के बजाय एक पॉलीथीन में थूकना चाहिए और पब्लिक की चीज़ों को कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि दूसरे इस संक्रमण की चपेट में ना आए। अब हम आपको बताएंगे टीबी का इलाज कैसे किया जाता है। टीबी का इलाज अनेक माध्यमों से किया जा सकता है। टीबी का मुख्य उपचार में कम से कम 6 महीने तक एंटीबायोटिक लेना शामिल है। अगर टीबी आपके मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, आपके हृदय के आसपास के क्षेत्र में फैल गया तो आपको कुछ सप्ताहों के लिए स्टेरॉइड की दवा लेने की आवश्यकता हो सकती है। इन सब के अलावा टीबी का उपचार करने के लिए डॉक्टर निम्न चीज़ों का भी सहायता लेते हैं, दवाइयों की सहायता से, घरेलू नुस्खों से या आयुर्वेदिक इलाज से। अब हम आपको बताएंगे कि टीबी में आप क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। दोस्तों, टीबी से ग्रस्त मरीज़ को संतरे, आम, मीठे, कद्दू और गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट्स और बीज जैसे फल व सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये सभी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स है। साथ ही एक टीबी मरीज़ को कैफीन, रिफाइंड चीनी और आटा, सोडियम और बोतल बंद स्वाद से बचना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थ डायरिया और पेट में ऐंठन और थकान और टीबी के लक्षणों को और ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी के उपचार और इलाज के चरण के दौरान शराब और तंबाकू का यूज़ निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है। सबसे पहला सवाल है कि टीबी की बीमारी कैसे होती है। आमतौर पर टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी MTB यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होती है। अगला सवाल है, क्या टीबी का परमानेंट इलाज संभव है। सही समय पर सही उपचार की मदद से टीबी का परमानेंट इलाज संभव है। अगला सवाल है, क्या टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। टीबी की शुरुआती लक्षण थकान, बुखार, खांसी में खून, खांसते हुए सीने में दर्द, ठंड लगना, अचानक से वजन घटना आदि शामिल है। अगला सवाल है, क्या टीबी हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। इलाज से टीबी लगभग हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स आमतौर पर 6 महीने तक लेने की आवश्यकता होगी। कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ किया जाता है, क्योंकि टीबी के कुछ रूप कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी होते हैं। अगला सवाल है, टीबी का लास्ट स्टेज क्या है। टीबी के 3 चरण होते हैं, एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिसीज़। अगला सवाल है, क्या टीबी छूने से फैलता है। आप केवल टीबी के कीटाणुओं में सांस लेने से संक्रमित हो सकते हैं।
जब एक व्यक्ति हवा में खांसता है, आपको किसी के कपड़े या पीने के गिलास या खाने के बर्तन हाथ मिलाना, शौचालय या अन्य सतहों से टीबी नहीं हो सकता जहां कोई टीबी का रोगी रह रहा हो। अगला सवाल है, क्या टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है? टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फेफड़े या गले में टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, बोलने, हंसने, गाने या छींकने पर टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। टीबी रोग वाले बीमार व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति टीबी के कीटाणुओं को अपने फेफड़ों के सांस के जरिए ले सकता है। अगला सवाल है, टीबी में क्या नहीं खाना चाहिए? एक टीबी रोगी के रूप में आपको कैफीन, रिफाइंड चीनी, आटा, सोडियम और बोतल बंद सॉस से बचना चाहिए। संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थों, डायरिया और पेट में ऐंठन और थकान टीबी के लक्षणों को और ख़राब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बीमारी के उपचार और इलाज के चरण के दौरान शराब, तंबाकू निश्चित रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, टीबी संक्रामक होना कब बंद हो जाता है? यदि आपको फुफ्फुसिया टीबी का निदान किया गया है तो आपको अपने उपचार के दौरान लगभग 2 से 3 सप्ताह तक संक्रामक रहेगा। आपको आमतौर पर इस समय के दौरान अलग थलग रहने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपके परिवार और दोस्तों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ बुनियादी सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। टीबी के मरीज़ को सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? संतरे, आम, मीठे कद्दू, गाजर, अमरूद, आंवला, टमाटर, नट्स, बीज जैसे फल और सब्जियां विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई का एक उत्कृष्ट सोर्स है। इन खाद्य पदार्थों को टीबी रोगी को अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। क्या टीबी मरीज़ के साथ रहना सुरक्षित है? जब आपने टीबी रोग वाले व्यक्ति के साथ समय बिताया तो डॉक्टर या नर्स का बताना सुनिश्चित करें। यह जानना ज़रूरी है कि एक व्यक्ति जो टीबी बैक्टीरिया के संपर्क में है वो तुरंत बैक्टीरिया को अन्य लोगों में फैलाने में सक्षम नहीं होता। केवल सक्रिय टीबी रोग वाले व्यक्ति ही टीबी बैक्टीरिया को दूसरे में फैला सकते हैं। अगला सवाल है कि टीबी रोग का दूसरा नाम क्या है? टीबी रोग के नाम यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग या एमटीबी के रूप में भी जाना जाता है। अगला सवाल है, टीबी का लास्ट स्टेज क्या है? पहले भी आपको बता चुके हैं कि टीबी 3 चरण के होते हैं, जिसमें एक्सपोजर, लेटेंट और एक्टिव डिसीज शामिल है। अगला सवाल है कि क्या टीबी जीवन भर की बीमारी है? बहुत से लोग जिन्हें गुप्त टीबी संक्रमण होता है उन्हें भविष्य में टीबी की बीमारी नहीं होती। इन लोगों में टीबी के जीवाणु बिना बीमारी पैदा किए जीवन भर के लिए निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन अन्य लोगों में, विशेष रूप से कमज़ोर प्रतिरक्षक प्रणाली वाले लोगों में, बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है और गुणा करते हैं और टीबी रोग का कारण बनते हैं। अगला सवाल है कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? टीबी हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। फेफड़ों या गले के टीबी रोग से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, बोलने, हंसने, गाने या छींकने पर टीबी के कीटाणु हवा में फैल जाते हैं। टीबी रोग वाले बीमार व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति टीबी के कीटाणुओं को अपने फेफड़ों में सांस के जरिए ले सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिनको इसकी ज़रूरत है उसे शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।